सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जिस तरीके से अप्रैल का कर लिया था, बेसिकली हम लोगों ने लास्ट क्लास में 4 से 5 टॉपिक डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास में जो आपके लेफ्ट ओवर पार्ट बचे हुए हैं अप्रैल का, उसको देखेंगे। एंड अलोंग विद दैट मई का जो फर्स्ट पार्ट आता है, 3-4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स है मई में। जैसे लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो उसमें हम लोगों ने बिम्स्टेक का समिट देखा था। अभी मई के मंथ में आपको ब्रिक्स समिट है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रिक्स समिट में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसको देखना है, ब्रिक्स समूह के बारे में देखना है। उसके बाद एक और चीज है जो कि डेवलपमेंट है, दैट इज रिगार्डिंग द सेंसस। थोड़ा सा सेंसस को हमको डीप में इस साल पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं तो 1931 के बाद पहली बार है जो कास्ट सेंसस का जो डेटा है वो पब्लिक किया जाएगा। ठीक है, अभी से पहले 2011 में एक एससीसीसी किया गया था, बट उसके डेटा को हमने पब्लिक नहीं किया था। अभी क्या है, यहाँ पे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है कि बेसिकली इस साल जो हमारा सेंसस होने वाला है, जो जनगणना होने वाला है, उस जनगणना में एक अलग से हम आपका जो कास्ट स्पेसिफिक डेटा है वो भी लेंगे। कास्ट स्पेसिफिक डेटा लेने का क्या मतलब है कि जब जनगणना में कोई एक व्यक्ति जाता है ना, तो वो टैबलेट लेके जाता है, उसमें एक एक चीज आपके रिकॉर्ड करता है, जैसे नाम हो गया, पता हो गया, एड्रेस वगैरह लेता है। तो वो उसमें उसके साथ ही अब आपके जाति का जो डिटेल्स है उसको भी लेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज का, दैट इज बेसिकली योर जनगणना। अब बात आता है कि सर ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप मई से उठा लो, मई के भी पहले से उठाओ, अप्रैल के लास्ट से ले लो, एंड वहां पे मई पूरा ऐड कर दो, तो कंटिन्यूअसली जो कास्ट सेंसस है ना, ये आपको न्यूज में रहा है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर मैंने बेसिकली आपको बेसिकली आपको जून 2012 का देख लेते हो, जनवरी 2026 देख लेते हो, मई में ये चीज ऑफिशियली इन्फॉर्म हो गई थी जो कास्ट सेंस इस बार जो सेंसस होने वाला है, उस सेंसस में हम कास्ट का भी डेटा लेंगे। एंड कंटिन्यूअसली आपको न्यूमरस आर्टिकल जो है वो बेसिकली कास्ट सेंसस के रिगार्डिंग बेसिकली आप देख सकते हैं हिंदू में बहुत सारी आपको देखने को मिली है। रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन दी पॉलिटिकल अफेयर्स ने इस चीज को मंजूरी दे दी कि इस साल जो हम सेंसस करेंगे उसमें जो कास्ट का डेटा है, उस कास्ट के भी डेटा को हम यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं। तो बेसिकली ना यहाँ पे हमको देखना क्या है, सेंसस के हिस्ट्री को देखना है। सेंसस के अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को देखें तो हम उसको देखते हैं, उसके साथ क्या सेंसस कंडक्ट करवाने के लिए उसको बेसिकली जिस तरीके से कंडक्ट करवाना है, जैसे इलेक्शन के लिए हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, तो क्या उसी तरीके से हमारे पास सेंसस को कंडक्ट करवाने के लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट बना है कि नहीं है। एंड बेसिकली जो 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था उसमें और नॉर्मल जो सेंसस होता है दोनों में डिफरेंसेस क्या है, या कास्ट सेंसस में डिफरेंसेस क्या है, इन चीजों को हम बेसिकली देखेंगे। सो बेसिकली कास्ट सेंसस होता क्या है? तो कास्ट सेंसस इन्वॉल्व सिस्टमेटिकली collecting data on individuals caste identities during a national census exercise to provide socio-economic insights। तो बेसिकली कुछ नहीं है, कास्ट का डेटा निकालना है कि एक राज्य में कौन सा व्यक्ति किस कास्ट का बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो साइज है किसी कास्ट का, वो हमको कितना देखने को मिलता है। बात आता है कि सर एक बात बताइए, जो कास्ट वर्ड है ना, ये कास्ट वर्ड बेसिकली आया कहां से? तो अगर हम बात करते हैं ना कास्ट वर्ड के बारे में, द वर्ड कास्ट कम्स फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड कास्टा मीनिंग हेरिडेटरी ग्रुप्स। जो वंशानुगत ग्रुप होता है ना, जो समुदाय होता है, उसको बेसिकली हम कास्ट से डिनोट करते हैं। और ये जो कास्ट वर्ड है ये इंडियन वर्ड नहीं है, बेसिकली ये वर्ड का जो जेनेसिस है, जो ओरिजिन है, वो हमको स्पेनिश में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम बात करते हैं बेसिकली कि इंडिया में, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली जो इंडिया के अंदर जो कास्ट सेंसस है उसका रिक्वायरमेंट जरूरी क्यों है, तो पहला रिक्वायरमेंट हमको जरूरी पड़ता है, उसका मतलब होता है सकारात्मक कार्यवाही। आप लोगों ने अगर इंडियन पॉलिटी पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज देखा होगा, दैट इज कॉल्ड एज अफर्मेटिव एक्शन या सकारात्मक कार्रवाई। सकारात्मक कार्रवाई के तहत बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 15 हो गया, या बेसिकली हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 16 जो है, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो बेसिकली हमको शामिल देखने को मिलता है। तो बात आता है कि ठीक है, हमने राज्य को बोल दिया कि तुम SC ST हो गए, या फिर जो भी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो डाउन ट्रोडन है, जो नीचे दबे हुए हैं, जिनको सोसाइटी में उनका हास्याकरण कर दिया गया है, उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया है, बेसिकली हमें क्या करना है, तो हमें स्टेट को उनको सपोर्ट देना है। बट द पॉइंट इज दैट कि अगर स्टेट बोल रहा है कि उसको सपोर्ट दो, स्टेट को डेटा दोगे,
स्टेट के हाथ में डेटा तो होना चाहिए ना, तो डेटा होगा तब तो वो पॉलिसी डिजाइन कर सकता है। इट इज लाइक अगर हमको पता है कि किसी ग्रुप का, मान लो SC ST ग्रुप है या कोई ओबीसी में कोई स्पेसिफिक कास्ट आ रहा है और उसका जो नौकरी है उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन कम हो रहा है, ठीक है, उसका योगदान कम हो रहा है, तो इसके रिगार्डिंग डेटा तो देना पड़ेगा ना। या किसी एरिया में उनकी संख्या काफी कम है, तो डेटा पता चलेगा तब उस एरिया के लिए टारगेटेड हम पॉलिसी बना पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, किस लिए जरूरी है, तो अनुच्छेद 15 को ले लो या अनुच्छेद 16 के तहत जो हमें सकारात्मक कार्रवाई करनी है, जो अफर्मेटिव एक्शन करना है, इस अफर्मेटिव एक्शन के लिए बेसिकली क्या होता है कि कास्ट सेंसस का जो डेटा है वो डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है सोशल वेलफेयर, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा कैन डायरेक्ट स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत एंड स्कॉलरशिप टू द मोस्ट डिप्राइव्ड कास्ट ग्रुप। एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं जैसे बिहार ग्रुप, बिहार सर्वे अभी हम लोगों ने किया है, तो अगर हम कोई योजना तैयार कर रहे हैं और योजना का नाम है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, सबको तो मिलता नहीं है, तो सबको अगर नहीं मिल रहा है तो हमारे पास पहले सिंपल सी बात है, योजना भी बना रहे हैं तो योजना में एक चीज होता है कि आपने बता दिया कि किस किस ग्रुप को क्या लाभ मिलेगा, तो क्या लाभ किस किस ग्रुप को मिलेगा, तो किस ग्रुप के अंदर कितने लोग आ रहे हैं इसका डेटा पहले चाहिए। तो ये डेटा अभी तक हमको नहीं है, या फिर बहुत सारे स्टेट्स हो गए जैसे बिहार है, तो बिहार के अंदर कास्ट सर्वे किया गया है, लेकिन कास्ट सर्वे का जो डेटा है वो स्कैटर्ड हमको देखने को मिलता है। एक ऑल ओवर इंडिया लेवल पर स्टडी करने के लिए कास्ट ग्रुप को उनके लिए टारगेटेड पॉलिसी बनाने के लिए हमको कोई सही डेटा नहीं मिलता है। तो इसलिए अभी के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि जो कास्ट सर्वे का डेटा है ये बेसिकली हमारे पास होना चाहिए। अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो एक चीज है ओबीसी सब कैटेगराइजेशन। पॉइंट इज दैट यहां पे कि मुझे एक बात बताओ कि सर जो सब कैटेगराइजेशन होता है, अगर हम बात कर रहे हैं सब कैटेगराइजेशन के बारे में, तो सब कैटेगराइजेशन बेसिकली होता क्या है। सब कैटेगराइजेशन का मतलब होता है, देखो अगर हम रिजर्वेशन या फिर आरक्षण के बारे में बात करते हैं, अगर बेसिकली हम रिजर्वेशन या बेसिकली आरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आरक्षण बेसिकली क्या होता है, रिजर्वेशन दो तरीके का होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं वर्टिकल, एक होता है जिसको हम कहते हैं वर्टिकल, दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं आपका हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल में बेसिकली स्टेट ने बता दिया कि SC ST को 24%, ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10%। ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये वर्टिकल है कि स्टेट ने नीचे क्या किया, SC ST को इतना प्रतिशत दिया है, ओबीसी को इतना दिया है, एंड उसके नीचे अगर हम आते हैं तो ईडब्ल्यूएस को हमने इतना प्रतिशत दिया। अब पॉइंट इज दैट कि मानो हमने एक ग्रुप लिया जैसे ओबीसी लिया या फॉर दैट मैटर SC लेते हैं, तो एक बात बताओ इसके अंदर तो बहुत सारे कास्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो ये जब बहुत सारे कास्ट आ रहे हैं तो इस ग्रुप के अंदर भी कास्ट का अलग अलग लेवल तो हमको देखना पड़ेगा। जरूरी तो नहीं है ना कि अगर हम SC समुदाय को ही ले ले तो वो अपने आप में आपको एक होमोजेनस ग्रुप तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि SC समुदाय के अंदर सारे के सारे लोगों का स्तर एक ही है, सारी जाति के लोगों का स्तर एक ही है। कुछ जाति ऐसी हैं जिसने फायदा उठाया है वो ऊपर चले गए, बाद बाकी नीचे है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि सब कैटेगराइजेशन के लेवल पर भी जाकर हम क्या करें कि कास्ट के डेटा को निकालें कि अगर ओबीसी है तो ओबीसी के अंदर अगर मराठा के बारे में हम बात करते हैं तो वहां पे बेसिकली उस जाति का जो परसेंटेज है, जो पॉपुलेशन है, जॉब्स के अंदर परसेंटेज है, वो परसेंटेज बेसिकली हमको कितना देखने को मिल रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा केस गया था इधर, जैसे जाट रिजर्वेशन हो गया, मराठा कोटा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली उन चीजों को नलीफाई कर दिया। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही थी कि हमारे पास डेटा नहीं है। जब भी रिजर्वेशन के बारे में बात होता है तो रिजर्वेशन के सामने एक चीज आता है कि क्वांटिफाइएबल डेटा ला कर दो, जिससे पता चले कि ये जो ग्रुप है वो अंडर रिप्रेजेंटेड है किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में। तो उस चीज के लिए क्या है, हमको वहां पर डेटा चाहिए। उसके अगर आगे हम जाकर देखते हैं तो नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है कि नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है दैट अ सेंट्रल डेटाबेस ऑफ ऑल कास्ट enumerated with full transparency in an objective manner is necessary among various state level discrepancy in caste survey, जो मैंने बताया।
बहुत सारे राज्य हैं जिन राज्यों के द्वारा कास्ट सर्वे आपको किए गए हैं, लेकिन हर एक राज्य में, अब सिंपल सी बात है, आपको मालूम होगा कि हर एक राज्य का जो ओबीसी लिस्ट होता है वो अलग होता है। तो जब हर एक राज्य का ओबीसी लिस्ट अलग हो रहा है तो बहुत सारे जाति को लेकर, कोई जाति यहाँ आपको ओबीसी नहीं है लेकिन किसी दूसरे राज्य में वो क्या होता है, वो ओबीसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि ऑल इंडिया लेवल पर बेसिकली हम क्या करें, तो हमारे पास एक कास्ट सर्वे का जो डेटा है वो बेसिकली हमारे हाथों में होना चाहिए। पॉइंट इज दैट कि सर सेंसस करना है, कास्ट सेंसस अलग से नहीं हो रहा है, सेंसस है उसमें आपके कास्ट के रिगार्डिंग जो डेटा है हम उसको पूछ रहे हैं। पॉइंट इज दैट कि क्या जो सेंसस होता है उसके लिए कोई संवैधानिक प्रावधान है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या नहीं है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बात करते हैं ना, तो आर्टिकल 246 अनुच्छेद 246 के अंदर आपने देखा होगा कि बेसिकली हमको 3 सूची देखने को मिलती है, या संविधान की 7वीं सूची में 3 सूची आता है। उसमें से पहला क्या होता है, संघ सूची होता है जिसे हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। तो अगर हम संघ सूची के बारे में बात करें ना यूनियन लिस्ट में, और उस यूनियन लिस्ट में ना बहुत सारी चीजें लिखी गई है, तो यूनियन लिस्ट के अगर हम एंट्री नंबर 69 के ऊपर आते हैं, ठीक है, उसी यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 69 के ऊपर आते हैं ना, तो ये बताता है कि 10 साल में एक बार जो सेंसस है, जो जनगणना है, ये करवाना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, तो ये यूनियन गवर्नमेंट का है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अब जो हमारा सेंसस है, क्या उस सेंसस को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, यस और नो, तो हाँ है। आर्टिकल 246 के अगर हम शेड्यूल के यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 69 को देखते हैं तो वहां पे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसको दी गई है, तो बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको देखने को मिलता है प्रविष्ट 69 के तहत। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, तो केंद्र सरकार के पास है। अब पॉइंट आता है कि सर यहां पे हमको क्या देखने को मिला है कि एक आर्टिकल है जो हमको इस चीज के बारे में बता रहा है। द पॉइंट इज दैट कि सर एक चीज बताओ कि ये कि बेसिकली अब मानो कि केंद्र है ना, जो यूनियन है, यूनियन को सेंसस कंडक्ट करवाना है। तो जैसे अगर हमको ये मालूम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को चुनाव करवाने हैं, तो चुनाव करवाने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, कि बेसिकली चुनाव आपको कंडक्ट करवाना कैसे। तो अगर सेंसस करवाना है तो सेंसस करवाने के लिए भी बेसिकली क्या है, कोई ना कोई एक्ट तो होगा। तो बेसिकली उस एक्ट का नाम क्या है, तो याद रखना उस एक्ट का नाम देखने को मिलता है सेंसस अधिनियम 1948। और सेंसस अधिनियम 1948 के तहत हमने एक रूल बनाया। रूल कब जाके बना है, रूल आपको बना है सेंसस रूल, सेंसस नियम 1990 के तहत। ठीक है, ये वो दो मेन लेजिस्लेशन है, बेसिकली दो मेन अधिनियम कह लो, उसके साथ रूल कह लो, जो बेसिकली इंडिया के अंदर जो 10 सालों में केंद्र के द्वारा जो सेंसस करवाए जाते हैं, वो सेंसस में बेसिकली जो सेंसस ऑफिसर है, जो आपके यहाँ पे घर पे जाके एक एक डेटा रिसीव कर रहे हैं, जो डेटा को कंपाइल कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से काम करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी फंक्शन क्या क्या चीजें होंगी, बेसिकली वो क्या है, वो इसी एक्ट के तहत हमको देखने को मिलता है। और ये एक्ट बेसिकली अपने आप में काफी ज्यादा टफ देखने को मिलता है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग द पॉपुलेशन सेंसस इज सो कॉन्फिडेंशियल दैट इट इज नॉट इवन एक्सेसिबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ। आपकी एग्जाम का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लेना। अगर जो लोग भी सर यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं या स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्योंकि नेचर चेंज हो रहा है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा, क्योंकि इवन कोर्ट ऑफ लॉ में भी जो सेंसस का डेटा है आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, इस डेटा को हम एकदम प्रोटेक्टेड, एकदम क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, समझ में आता है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के तौर पर हम इसको रखते हैं। एग्जैक्टली यही इश्यू हुआ था एससीसीसी में 2011 में, जो हमने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया था, हमने कर तो लिया था, बट प्रॉब्लम ये हुआ था ना कि उस समय डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं था। अब द थिंग इज दैट कि वहां पे बहुत सारे हमको इश्यू आ गए डेटा में, और ये बस बता दिया गया सरकार के द्वारा कि डेटा जो हुआ है ना उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, बहुत ज्यादा त्रुटियां हैं, जिसके कारण इस डेटा को हम क्या है तो रिलीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, सो द कॉन्फिडेंशियली इज गारंटीड बाय द सेंसस एक्ट 1948. The law specifies penalties for both public and census officials for non-compliance or violation of any provision of the act. मतलब अगर हमें और आप में से कोई एक व्यक्ति है,
ठीक है, उसको ऑफिशियल कैपेसिटी में या एनी हाउ अगर हमको डेटा पता चल जाता है, तो एक्ट इतना स्ट्रिक्ट है ना कि वो ऑफिशियल को तो सजा देगा ही देगा, साथ ही साथ पब्लिक के लिए भी क्या है, सजा का प्रावधान करके रखा हुआ है। तो बेसिकली अनलेस एंड अनटिल जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली आपको स्कीम्स एलोकेशन वगैरह करने के लिए कुछ डेटा रिलीज नहीं कर रही है। जो कास्ट, जो बेसिकली सेंसस का डेटा होता है, जनगणना का डेटा होता है, किसी भी कंडीशन में आप क्या है, रिलीज नहीं कर सकते हो। और ये कन्वेंशन के तहत नहीं आया, जो अधिनियम है 1948 उसमें साफ तौर पे क्या है, इसके बारे में लिखा हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस एंट्री नंबर 69। अगर कोई अधिनियम पूछ दे, सेंसस एक्ट 1948, रूल कौन सा है, तो सेंसस रूल्स 1990। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ना हम इसको आगे देखते हैं कि बेसिकली जो हिस्ट्री है सेंसस का वो क्या है, क्योंकि सेंसस तो क्या है, यस रूल्स काफी बाद में जाके बना, बिकॉज पॉइंट इज दैट ना कि जब हमारा पास ये हुआ था ना, जब आजादी हो गई हमारी, उसके बाद ना जो कास्ट सेंसस चलता था ना, उसको हमने कर दिया था डिसकंटिन्यू। प्रॉब्लम ये हुआ था कि बेसिकली उस टाइम पे जो हमारे लीडर्स थे, उनका मानना ये था कि बेसिकली जो कास्ट है ना, ये जो पिक्चर है ये सोसाइटी का सही पिक्चर देता ही नहीं है। और अगर हम डेवलपमेंट के लिए देख रहे हैं तो पूरे के पूरे सिटीजन को एज अ होमोजेनस ग्रुप देखकर उनका डेवलपमेंट करना है। तो अगर हम कास्ट रिलेटेड फैक्टर्स को लेकर आ रहे हैं तो फिर से एक बार सोसाइटी के अंदर रिफ्ट पैदा करने के लिए ना हम एक पोजीशन डाल के छोड़ रहे हैं। तो एक्ट तो बन गया था, लेकिन इसके रिगार्डिंग रूल्स, रूल्स कौन बनाता है, रूल्स एग्जीक्यूटिव बनाता है। तो एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो रूल्स है ना वो जारी नहीं किए गए थे। ठीक है, नाउ वी कम टू द हिस्ट्री ऑफ द कास्ट सेंसस, कि बेसिकली ये जो कास्ट सेंसस है वो इंडिया में स्टार्ट कब से हुआ था। अगर आप नॉर्मल रूटीन बुक्स वगैरह को देखते हो तो क्या देखने को मिलता है, ठीक है, 1881 से एग्जैक्ट, हाँ वहां से कंटिन्यूटी में आपको स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर हम पीछे देखते हैं ना, तो जनगणना का इतिहास 1800 से शुरू हुआ, जब इंग्लैंड ने अपनी जनगणना शुरू की थी। तो सबसे पहले जनगणना करने वाला राज्य कौन बना, तो वो हमको देखने को मिलता है कि वो इंग्लैंड था, जहां पे सबसे पहले जो जनगणना था ना, हिस्ट्री ऑफ द सेंसस बिगिन विद 1800 व्हेन इंग्लैंड बिगन इट्स सेंसस। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो एक बार 1827 और 28 में बनारस के अंदर हमको देखने को मिलता है, जो कि जेम्स प्रिंसेप के द्वारा करवाया गया था। उसके अगर आगे अगर हम चलते हैं तो कंप्लीट सेंसस जो था वो भारतीय शहरों का सबसे पहली बार कहां पर हुआ था, तो वो 1830 में हेनरी वॉल्टर के द्वारा किया गया था, जो अभी बांग्लादेश का ढाका है ना वहां पे। तो पहली बार कब हुआ था एग्जैक्ट पूरे ऑल ओवर इंडियन सिटीज के लिए, तो जेम्स, तो बेसिकली किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था हेनरी वॉल्टर के द्वारा। ठीक है, कौन सा शहर था, तो बेसिकली हमको ढाका उस टाइम का अगर हम बात करें, जो बंगाल वाला जो रीजन था ना, बंगाल वाले रीजन में सबसे पहली बार सारे के सारे जितने भी लोग हैं ना, सारे सिटी सारे शहर को मिला के क्या था, जनगणना करवाया गया था। उसके बाद अगर दूसरा सेंसस के बारे में बात करते हैं तो 1836-37 में फोर्ट संत जॉर्ज के अंदर क्या है, इसको बेसिकली करवाया गया था। यहां पे ना क्वेश्चन दो चीजों से आएगा, एक आता है सिंक्रोनस और एक आता है नॉन सिंक्रोनस। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ना कि इसके आगे जनगणना के इतिहास को यदि हम थोड़ा बढ़ाते हैं तो दो चीजें हैं, पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस, दूसरा आता है फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस। पॉइंट इज दैट सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड नॉन सिंक्रोनस। सिंक्रोनस और नॉन सिंक्रोनस का मतलब मालूम है? अगर हम बात करते हैं ना सिंक्रोनस के बारे में, तो सिंक्रोनस के अंदर आपको जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थे ना, जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट आधिपत्य था, उनका अधिकार था, वो वाले स्टेट्स प्लस प्रिंसली स्टेट्स दोनों शामिल थे। नॉन सिंक्रोनस के बारे में बात करते हैं तो वहां पे केवल और केवल जो ब्रिटिश इंडिया था ना, जहां पे डायरेक्ट जो कंट्रोल था वो अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले रखा था, वहां पे सेंसस कंडक्ट करवाया गया था। तो भारत में पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस जो है, दैट इज पहली गैर समकालिक जनगणना जो है, वो कब करवाई गई थी, तो याद रखिएगा 1872 में करवाया गया था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन आपके एग्जाम का कि वो कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा करवाया गया था, तो याद रखना इसे करवाया गया था लॉर्ड मायो के द्वारा। 1872 का टाइम है, अगर आपने पंचायती राज वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहां पे भी लॉर्ड मायो का कंट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, तो वहां से आप रिलेट करके याद करके रख सकते हो यहाँ। उसके बाद अगर पूछ दिया जाता है पहली समकालिक जनगणना के बारे में, तो ये जो पहली समकालिक जनगणना है, समकालिक जनगणना का मतलब क्या हुआ, बेसिकली जो हमारा जो ब्रिटिश इंडिया था ना, ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया था प्लस
जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स देखने को मिलते हैं, हम इन दोनों को यहां पर इंक्लूड कर रहे हैं। तो इन पूरा ब्रिटिश इंडिया भी कर लिया, प्रिंसली स्टेट्स भी कर लिए, तो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा भारत जो है वो एक तरीके से कवर हो गया। तो इसके लिए जो पहली बार जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, वो बेसिकली हमको 17 फरवरी 1881, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर इंपॉर्टेंट है, 1881 में हुआ था, ठीक है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि ये इसको कंडक्ट किसने करवाया था, ठीक है, नॉन सिंक्रोनस को कंडक्ट किसने करवाया था, तो लॉर्ड मायो ने करवाया था। इसको किसने करवाया था, तो डब्ल्यूसी प्लॉडेन ने करवाया था, जो उस टाइम पे भारत का सेंसस कमिश्नर था, ठीक है। किसके द्वारा करवाया गया था, तो उस टाइम पे बेसिकली डब्ल्यूसी प्लॉडेन के द्वारा करवाया गया था, जो भारत का उस टाइम पर सेंसस कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया था। तो बेसिकली हमने कैसे किया, सबसे पहले हिस्ट्री क्या है इसकी, तो अगर हम हिस्ट्री को एक बार फिर से देखें तो 1800 में इंग्लैंड इस चीज को चालू करता है। आगे चल के 1827 1828 के टाइम पर बनारस में सेंसस करवाया जाता है, जनगणना करवाया जाता है। थोड़ा सा अगर आगे हम बढ़ेंगे तो ये हमको देखने को मिलता है, पहले 1827 में हुआ, उसके बाद 1830 में ना जो बंगाल वाला क्षेत्र था ढाका, वहां पे पूरे बंगाल के जितने भी शहर वगैरह हैं उन सभी का जो सेंसस है, उन सभी की जो जनगणना है, वो जनगणना बेसिकली यहां पर आपको करवाई गई थी, ठीक है। डन, पॉइंट इज दैट, याद रखना है किसने करवाया था। तो अगर यहां पे अगर जनगणना के बारे में बात करते हैं तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा करवाया गया था बनारस के अंदर, ठीक है। और ढाका के अंदर किसने कराया था, तो हेनरी वॉल्टर के द्वारा करवाया गया था। अब जनगणना का स्कोप जो है वो थोड़ा बढ़ेगा, एक अटेम्प्ट होगा, जितने भी ब्रिटिश इंडिया है उसमें लोगों की संख्या को नापा जाएगा, ठीक है, जनगणना करवाया जाएगा। तो वो जनगणना किसके द्वारा करवाई गई थी, तो 1872 में लॉर्ड मायो के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया प्लस जो प्रिंसली स्टेट्स हैं सबको मिलाकर ऑल इंडिया लेवल पे जो जनगणना करवाई गई थी बेसिकली वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो डब्ल्यूसी प्लॉडेन के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था, 1881। इसके बाद से हमको देखने को मिलता है कि तय समय पर नियमित अंतराल पर जो जनगणना है वो भारत के अंदर आपको स्टार्ट होता है। बट पॉइंट इज दैट कि इसमें ना जो कास्ट का डेटा है वो हम आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लेना बंद कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उस वक्त के जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो इस चीज के फेवर में नहीं थे कि हम कास्ट के डेटा पे, हम कास्ट के लेवल पे लोगों का काउंटिंग करें और उनको हम सेग्रीगेट करें अलग अलग ग्रुप्स में मिलाकर। यहां तक डन है, ठीक है। चलो नाउ द थिंग इज दैट पहला कास्ट सेंसस कब हुआ था, 1881 में हुआ था। क्या कह रहा है, इट लीड मेन एम्फेसिस ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। इसने ब्रिटिश भारत के पूरे महाद्वीप, मतलब मैंने बताया ना जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के अंदर आ रहे हैं जो डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे या जहां पर डायरेक्ट कंट्रोल था, सबको लेकर बेसिकली जो डेमोग्राफिक डेटा है, साथ ही साथ जो इकोनॉमिक डेटा है, उसको पूरा का पूरा यहां पर हम लोगों ने काउंट किया था। पहली बार ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कब हुआ था, तो 1981 में हुआ था। नाउ थोड़ा सा ना इसको पीछे कर दे, थोड़ा सा इसको हम और एक्सपैंड करते हैं कि अब ना इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो उसके बाद 2011 में हम लोगों ने एक चीज कंडक्ट करवाई जिसका नाम था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ठीक है। था क्या ये, तो बेसिकली द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कब हुआ था, तो 2011 में हुआ था और ये पहली बार हुआ था आफ्टर 1931। इट सीक्स टू कैनवास एवरी इंडियन फैमिली इन रूरल प्लस अर्बन इंडिया एंड आस्क अबाउट देयर पहला नंबर 1 इकोनॉमिक स्टेटस, to allow central and state authorities to come up with a range of indicators of deprivation which could be used by each authority। बेसिकली क्या था, तो सबसे पहले हमने उनसे क्या पूछा कि आपका इकोनॉमिक स्टेटस जो है ना वो क्या है, कहां पर काम कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम जो है वो बेसिकली कहां पर आप एग्जैक्टली काम कर रहे हो, जो आपका पर कैपिटा इनकम है वो क्या है। और ये जो डेटा था वो बेसिकली हमको यूनियन को भी देना था और जो स्टेट्स है उनको भी देना था, सो दैट उनके पास एक रिलायबल डेटा आए कि वो जॉब रिलेटेड चीजों के लिए जो स्कीम्स ला रहे हैं ना उसके लिए उनको समझ में आता है कि कौन से कम्युनिटी के लिए हमको कौन सा जॉब्स वगैरह जो है वो ऑफर करना है। सेकंड जो हमने लिया था वो कास्ट नेम उनसे पूछा था कि पहला आप क्या बताओ कि आप कहां पर काम कर रहे हो, मंथली इनकम क्या है, सालाना इनकम क्या है, ठीक है, नौकरी में क्या दिक्कत आ रही है। सेकंड आप अपना कास्ट बताओ, सो दैट हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में सेग्रीगेट कर दें कि अगर ये बंदा इस जाति का है ना तो इस जाति के लोगों के साथ समस्या ये है, सो दैट हम टारगेटेड स्कीम जो है उस टारगेटेड स्कीम को यहां पर बना पाए, ठीक है।
हाउएवर मैंने बताया सरकार की तरफ से एक ही रीजनिंग आया है कि इसका जो डेटा है जो हमने कलेक्ट किया था, जो कंपाइल किया, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं और इसी के कारण आज तक इसका जो डेटा है उस डेटा को हमने रिलीज नहीं किया है। ठीक है, अभी क्या है, अब जो नेक्स्ट ईयर हमारा सर्वे होने वाला है उसमें बेसिकली हमने कंफर्म कर दिया है केंद्र सरकार ने कि अब इस बार हम कास्ट का डेटा लेंगे और जो कास्ट का जो भी फाइंडिंग्स होगा उसको अलग से बेसिकली रिलीज किया जाएगा। ठीक है, नाउ थोड़ा सा ना इसमें और डीप में हम जाते हैं। ठीक है, नाउ बेसिकली ये तो बता दिया मैंने। पॉइंट इज दैट कि एक बात बताओ, क्या अंग्रेज जब भारत में आए तभी आया भारत में सेंसस, जनगणना, या उससे पहले से चल रहा है? ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट डे में ही बताया था कि अगर आप करंट कर रहे हैं तो जितना डीप जा सकते हो वहां से आओगे, न्यूज से नहीं आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन वहां पे उसके जो इंटरलिंकेजेस हैं वहां से आएंगे। पॉइंट इज दैट कि सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ऋग्वेद का काल निकालते हैं। तो ऋग्वेद के भी काल में ना हमको जनगणना के बारे में जो मेंशनिंग है वो देखने को मिलता है। ऋग्वेद में सबसे पहले साहित्य, ऋग्वेद से पता चलता है कि भारत में 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान किसी न किसी प्रकार की जनसंख्या की गणना बनाए रखी गई थी। ठीक है, पॉपुलेशन का फिगर मिलता है ना उस टाइम पे, तो अगर पॉपुलेशन का फिगर हमको मिल रहा है इसका मतलब आज के टाइम पे हो सकता है उसको सेंसस नहीं कहते होंगे। ठीक है, या फिर किसी ना किसी अदर फॉर्म में जो पॉपुलेशन का डेटा है वो पॉपुलेशन का डेटा हम निकालते होंगे। सेकंड इज, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और चलते हैं अर्थशास्त्र में, कौटिल्य का नाम सुना है? तो इन्होंने भाई साहब ने बोला था कि आपको ना राजा के लिए क्या है, जैसे मौर्य डायनेस्टी है, मौर्य साम्राज्य है, तो उसमें कितने लोग रह रहे हैं ना उसका डेटा होना चाहिए, सो दैट टैक्सेशन के सिस्टम को अच्छे तरीके से हम इंप्लीमेंट कर पाए। ठीक है, तो कौटिल्य ने जो कहा था बेसिकली, ये कौटिल्य का जो डेटा था ना, ये कौटिल्य का डेटा किस चीज के रिगार्डिंग था, ये हमको देखने को मिलता है टैक्सेशन, यानी कि बेसिकली जो कराधान होता है ना, वो कराधान से बेसिकली हमको देखने को मिलता है कि ये चीज आपको संबंधित थी। उसके बाद बेसिकली अगर हम बात करते हैं, आईना अकबरी का नाम सुने हो? ठीक है, अकबर के दौरान, तो बेसिकली ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ द मुगल किंग अकबर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट एक रिलीज हुई थी, उसका भी नाम आइन ए अकबरी था। सुनो, आइन ए अकबरी में आई है, थोड़ा सा है, अब हंसी आएगा लेकिन जो है सो है, याद करना पड़ेगा। आइन आई वाला अकबरी है वो दूसरा चीज है, इसमें एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुआ था मुगल काल के दौरान, आईने अकबरी। इसके अंदर भी क्या है, तो हमको देखने को मिलता है कि पॉपुलेशन का आईने अकबरी के अंदर ना जो स्पेसिफिक डेटा है वो हमको रिलीज हुआ था। ठीक है, सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक बार यूपीएससी पूछ लिया था सोल के रिगार्डिंग कि सोल जो है वो बुद्धिज्म के ही टाइम पे आया या उससे पहले भी, सोल जो था, सोल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है 2023 में आया था कि वो हमको देखने को मिलता है, तो उसका आंसर था बुद्धिज्म के तौर पे पहली बार नहीं आया था, उससे पहली बार अगर अगर पीछे भी हम जाते हैं तो वहां पे भी क्या है, उसके पीछे भी अगर हम जाते हैं तो वहां पर हमको देखने को मिलता है वैदिक काल के दौरान हमको एक वर्ड मिलता है जो बताता है कि कहीं ना कहीं वो, सॉरी, स्तूप से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो स्तूप का मीनिंग वैदिक काल के दौरान भी हमको देखने को मिलता है उस तरीके से।
इसका रेफरेंस हमको देखने को मिलता है। डन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज। सेकंड जो न्यूज है ना, दैट इज रिगार्डिंग दी प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, द हिंदू के अंदर एक आपको डिटेल्ड आर्टिकल मिलता है इन द मंथ ऑफ मई रिगार्डिंग द प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, अब बेसिकली इसमें ज्यादा अंदर नहीं कि आर्टिकल के में जो बेसिकली है ना क्या कहा गया था। पॉइंट इज दैट कि अगर हम बात करते हैं प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में, ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर बिल बेसिकली जो होता है ना, जो प्राइवेट मेंबर होता है वो बेसिकली कौन होता है। सो बेसिकली अगर हम प्राइवेट मेंबर के बारे में बात करते हैं, बेसिकली अगर हम यहाँ पे प्राइवेट मेंबर के बारे में बात करते हैं ना, सो इट इज लाइक मान लो ये आपका लोकसभा है। ठीक है, लोकसभा के लिए फॉर दैट मैटर जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा का वो हमको 100 देखने को मिलता है। अब 100 में से मान लो जो रूलिंग पार्टी है उसने मान लो 70 वो 70 सीट जीत गए एंड ऑपोजिशन के लिए कितना है, तो 30 सीट जो है वो ऑपोजिशन के हाथ में है। ठीक है, पॉइंट इज दैट कि अब इस 70 में से 70 लोगों को तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं डाल दिया जाएगा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 70 के 70 तो नहीं जाएंगे। अगर हम रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो लोकसभा अगर 100 है तो रूल कहता है 91वां संवैधानिक संशोधन के कि 15% या उससे कम होना चाहिए। सो इट इज लाइक मैक्सिमम कितना हो सकता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो मंत्री परिषद है उसमें आपको 15 लोग जाएंगे। ठीक है, तो बाद बाकी जो 70 में से मानो 15 घट गया, कितना बचा 55। तो ये जो 55 लोग हैं ना, 55 लोग यहाँ 55 प्लस यहाँ ये 30 कितना हो गया 85, ये सारे के सारे क्या होते हैं बन जाते हैं प्राइवेट मेंबर। ऐसा व्यक्ति, ऐसा सिंपल लेजिस्लेटर जिसको मंत्री पद नहीं मिलता है वो बेसिकली क्या होता है, वो बन जाता है प्राइवेट मेंबर। अब बेसिकली प्राइवेट मेंबर के बारे में हम बात करें तो प्राइवेट मेंबर बिल से संबंधित ना कुछ स्पेसिफिक नियम आते हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, बस वही आपको ध्यान रखना है। एक रिक्वायरमेंट याद रखना है कि लोकसभा के रिगार्डिंग जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली क्या है और राज्यसभा के रिगार्डिंग जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो पहले अगर हम लोकसभा के बारे में बात करते हैं तो लोकसभा में होता है डेट अ 1 month नोटिस इज टू बी गिवन बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर। यानी कि 1 मंथ का आपको नोटिस जो है वो पहले देना पड़ेगा कि इट इज लाइक अगर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, गौतम गंभीर का नाम सुने, उनको मंत्री पद तो नहीं दिया गया था ना, लेकिन वो जीते हुए थे, एमपी थे। तो मानो अगर वो किसी भी प्रकार का कोई एक बिल लेकर आते हैं तो वो प्राइवेट मेंबर बिल हो गया। तो लोकसभा में अगर उनको वो बिल को पेश करना है तो पेश करने से पहले उनको 1 मंथ का जो नोटिस पीरियड है वो बेसिकली देना पड़ेगा और वो स्पीकर के पास सबमिट होता है। अगर स्पीकर अलाउ करेंगे, शुक्रवार समझ में आता है, तो बेसिकली स्पीकर अगर हम बात करते हैं तो अगर जो बिल है ना अगर वो सिलेक्ट हो जाता है लोकसभा में तो लोकसभा में ना जो लास्ट के 2 से 2.5 घंटे होते हैं वो इस बिल के ऊपर डिबेट, डिस्कशन और वोटिंग के लिए बेसिकली क्या है दिया जाता है। कब कब दिया जाता है, किस किस दिन दिया जाता है, तो हर एक शुक्रवार को, मतलब शुक्रवार के दिन जो सदन की कार्रवाई है, लोकसभा की कार्रवाई है, उसका दिन का आखिरी जो 2.5 घंटा होता है वो प्राइवेट मेंबर बिल के लिए अलॉटेड होता है। अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल आया है, स्पीकर ने एक्सेप्ट किया है, तो 2.5 घंटे उसके ऊपर क्या है डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग चल सकता है। वहीं पे अगर हम राज्यसभा के बारे में बात करते हैं तो राज्यसभा में अगर हमने दिया 1 मंथ का नोटिस दिया, राज्यसभा में स्पीकर नहीं होगा, चेयरमैन होगा, तो मानो चेयरमैन ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद वहां पे ना ऑल्टरनेट चलता है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, अगर राज्यसभा में एक्सेप्ट होता है तो बेसिकली वहां पे ऑल्टरनेट फ्राइडे का सिस्टम चलता है। ऑल्टरनेट फ्राइडे का सिस्टम का कहने का मतलब क्या है, इस फ्राइडे होगा, अगले नहीं होगा, फिर अगले फ्राइडे को होगा। लोकसभा में क्या है हर एक फ्राइडे को होता है और राज्यसभा में क्या होता है तो वो ऑल्टरनेट फ्राइडे को होता है। याद रखना दिस इज द बेसिक डिफरेंस। यहीं से क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के पेपर में अगर बनता है तो यहीं से बनेगा कि प्राइवेट मेंबर बिल पहला क्या होता है और प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में, प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में, दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस हमको क्या देखने को मिलता है। क्लियर, डन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थर्ड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ब्रिक्स। 2 चीजों के लिए न्यूज में रहा है। पहला, ब्रिक्स का एक अपना बैंक है। ठीक है, नाम क्या है उस बैंक का, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर ना एक मेंबर नया ऐड हुआ है। उस मेंबर का नाम क्या है, तो बेसिकली उस मेंबर का नाम हमको अल्जीरिया देखने को मिलता है। ठीक है, सेकेंडली 2025 में ब्रिक्स का समिट भी हुआ है। ठीक है, तो ब्रिक्स समिट में क्या क्या चीजें आई हैं, पहला
ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये बैंक क्या होता है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स है, इसका जो बेसिक बैकग्राउंड है वो देखना पड़ेगा। सेकेंडली, ब्रिक्स से एसोसिएटेड जितनी चीजें हैं उसको देखना पड़ेगा, और इस साल जो डेवलपमेंट्स हुए हैं बेसिकली उनको हमको देखना पड़ेगा। तो आ जाओ मूव करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में कि ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो बेसिकली अगर हम इसकी एस्टैब्लिशमेंट, इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं ना, तो इसका स्थापना हुआ था सन 2014 में। जो ब्रिक्स का जो छठवां समिट था, छठवां सम्मेलन था जो फोर्टेलेजा में हुआ था, बेसिकली वहां पे न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नाउ इट वाज फॉर्म टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स इन ब्रिक्स एंड अदर अनडिजर्व्ड इमर्जिंग इकोनॉमीज फॉर फास्टर डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशन एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी। पॉइंट इज दैट, क्वेश्चन ये आता है कि चलो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स समूह के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, डन। तो ब्रिक्स समूह के जितने भी सदस्य राज्य हैं वो इससे कहीं ना कहीं लोन ले सकते हैं। क्या कोई जो गैर ब्रिक्स समूह का जो देश है वो लोन ले सकता है कि नहीं ले सकता है? वो भी ले सकता है। ठीक है, जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ठीक है, उन सभी को बेसिकली ये क्या है, ऋण प्रदान करता है, सॉफ्ट ऋण देता है। किस चीज के लिए? तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, सो दैट वहां पे वो जो इकोनॉमीज है वो बेसिकली ग्रो कर सके, वो इकोनॉमी जो है वो वहां का जो डेवलपमेंट है वो हो सके। डन। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो एग्जाम का पर्टिनेंट है, जो एग्जाम में आता है कि इसका हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर बेसिकली है वो हमको देखने को मिलता है शंघाई में है, दैट इज इन चाइना। ठीक है, अब इन 2018 न्यू डेवलपमेंट बैंक रिसीव्ड ऑब्जर्वर स्टेटस इन दी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का पार्ट है, मेंबर है नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेटस है। ठीक है, एग्जैक्ट उसका पार्ट महासंघ का, जो संयुक्त राज्य महासंघ है, राष्ट्र महासंघ है, उसका पार्ट नहीं है। जो वहां पे यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर स्टेट्स हैं वही बैठते हैं, लेकिन इसको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया। मीटिंग वगैरह में ये बैठ सकता है, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स जा सकते हैं, वोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो वोट करने का अधिकार इनको नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये होता है, ये वाला क्वेश्चन ना यूपीएससी ने एक साल पूछ दिया था, इसलिए मैंने जानबूझकर यहां पर डाला है कि पॉइंट इज दैट कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका जो मेंबर है वो क्या केवल ब्रिक्स समूह का ही कोई व्यक्ति बनेगा, कोई स्पेसिफिक ग्रुप से बनेगा, या कोई भी बन सकता है? तो ऐसा कोई भी राज्य, ऐसा कोई भी सदस्य देश जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, वो कोई भी क्या है, यहां पर इसका जो मेंबर है वो बेसिकली आपको बन सकता है। डन, क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बात आती है ब्रिक्स समिट के ऊपर। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करते हैं ना 2026 को लेकर, तो 2026 का ब्रिक्स प्रेसिडेंसी किसके पास है? तो वो इंडिया के पास है। ठीक है, 2025 में भी हुआ है, 2026 इंडिया में होने वाला है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में हमको देखने को मिल रहा है कि मेंबर्स का इंक्लूजन हो रहा है, प्लस 2025 वाला जो समिट हुआ है उसमें इंडोनेशिया को ऐड किया गया है एज अ फुल मेंबर। तो इसका मतलब है कि यहां पे बहुत सारे इंक्लूजन क्या है, वो ब्रिक्स के अंदर हुए हैं। अगर आप एक साल का टाइम स्पैन निकालते हो तो अलग अलग इवेंट्स में 2-3 महीनों तक क्या है, अगर एक साथ हम एक साथ इन सभी चीजों को कंबाइन भी कर ले तो ब्रिक्स कहीं ना कहीं न्यूज में रहा है। जो भी चीज रिपीटेडली न्यूज में रही है वो एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अब कोई भी अगर करंट अफेयर देखते हो तो एक मंथ के अंदर आपको 200-300 आर्टिकल्स मिलेंगे। 200-300 आर्टिकल्स में इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे पता लगाना है कि पहला रेकरिंग कौन है और यूपीएससी ने किस तरीके का क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, दैट इज द मेन थिंग जिसके ऊपर हमको यहां पर ध्यान देना। नाउ कमिंग टू द इस साल का जो ब्रिक्स समिट हुआ है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो समिट हुआ है ये समिट कहां हुआ है, तो याद रखना ब्राजील के अंदर रियो डी जेनेरियो में जो समिट है इसका आयोजन किया गया। सेकंड थिंग, मैंने जब आपको बिम्स्टेक की समिट पढ़ाई थी तो उसमें भी बोला था लास्ट क्लास में कि इंपॉर्टेंट होता है कि समिट का जो थीम है वो थीम बेसिकली क्या है। तो ये जो 17वां समिट हुआ है, इस 17वें समिट का हमको थीम क्या देखने को मिलता है, तो इसका बेसिकली थीम है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। हिंदी के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने यहां पे किया है, इसका बेसिकली क्या है, अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। पॉइंट, दक्षिण सहयोग का मतलब क्या है? अगर हम बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, तो बेसिकली जो हमारा ग्लोबल साउथ है ना, ये ग्लोबल साउथ किस चीज को दिखाता है?
ग्लोबल साउथ किस चीज को दिखाता है? इज इट लाइक वो सारे कंट्रीज जो आपको इक्वेटर के नीचे आ रहे हैं? यस यस। ग्लोबल साउथ क्या होता है? ग्लोबल साउथ क्या है? हाँ, ग्लोबल नॉर्थ सारे डेवलप्ड इकोनॉमीज को दिखाता है, सारे जितने भी विकसित राज्य हैं ना उनको दिखाता है। जो विकासशील राज्य है ना उनके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो ब्रिक्स, सॉरी वो बेसिकली ग्लोबल साउथ का यूज करते हैं। यहाँ इक्वेटर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? वो नॉर्थ साउथ, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर हो गया। जब ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ पूछ रहा हूं तो इसका मतलब है डेवलप, एंड जो डेवलपिंग है उनके लिए क्या है यूज किया जाता है। डन। सो कहां हुआ है? रियो डी जेनेरियो में हुआ है। सेकंड सर, थीम क्या है? तो भाई साहब थीम ये है, थीम नोट कर लिया। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है कि ब्रिक्स का बेसिकली इवोल्यूशन कैसे हुआ पीछे। ओके हाँ, देखो पॉइंट इज दैट कि ब्रिक्स की समिट बार बार हो रही थी। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि सारे के सारे जो भी मेंबर स्टेट्स हैं वो एक साथ आए हैं और उन्होंने एक जो भी मीटिंग हुई है उस मीटिंग के अंदर किन किन चीजों के ऊपर जो आउटकम है ना उसको लेकर डिक्लेरेशन दिया है अपनी सर्व सहमति मंजूरी के साथ। तो ये रियो डी जेनेरियो में हुआ है बहुत सालों के बाद, इसीलिए ये चीज क्या है इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, डन है। चलो पॉइंट इज दैट पहले दो चीज देखना है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है ब्रिक्स का, सेकेंडली कि इस बार में कौन कौन सी चीजें हमारे लिए मेजर आउटकम्स के तौर पर देखने को मिली है। पहला क्या है, कब हुआ है सर? तो बेसिकली एक ना इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था जीमोनेल। तो बेसिकली ना वो 4 कंट्रीज के लिए यूज करते थे। पहले ब्रिक्स नहीं था, पहले ब्रिक था, BRIC। BRIC में कौन कौन आ जाएगा? पहला नंबर 1 ब्राजील, देर आफ्टर रसिया, देर आफ्टर इंडिया एंड चाइना। ये सारे के सारे क्या थे? तो ये सारे के सारे ना इमर्जिंग इकोनॉमीज थे। ठीक है, तो इन्होंने ना बेसिकली मालूम है क्या किया था? इन्होंने एक वर्डिंग दी थी इन सारों देशों के लिए इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पे, इनको ऐसे ब्रिक्स समूह के तौर पे इन्होंने बताया था। उसके बाद धीरे धीरे कुछ सालों के बाद क्या होता है कि इन चारों देशों का जो इनफॉर्मल मीटिंग्स है वो स्टार्ट हो जाता है। इनफॉर्मल मीटिंग का मतलब क्या है? ब्रिक्स अभी फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, बस वो जाते हैं कहीं पे भी। तो ये चारों देश ना अपने लिए टाइम अलग से निकाल लेते थे कि हम चारों, हमका जो ग्रुपिंग है, हम एक साथ बैठकर कुछ चीजों के ऊपर जो हमारे सबके लिए कॉमन इंटरेस्ट का है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। धीरे धीरे करके क्या होता है बेसिकली, तो द लीडर्स ऑफ द ब्रिक्स, ठीक है, कंट्रीज मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेंट पीटर्सबर्ग इन जुलाई 2006। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो पहली बार क्या होता है, सितंबर 2006 में इस ग्रुप को जो अभी तक इनफॉर्मल ग्रुप के तौर पे चल रहा था इसको फॉर्मलाइज कर दिया जाता है। इट इज लाइक फॉर्मलाइज करने का मतलब क्या है कि अभी मानो हम 5 लोगों का ग्रुप है, अभी हम लोग अंदर ही अंदर बात करते हैं, चीजों को लेकर मैनेज कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। उसके बाद हमने ओपन डिक्लेरेशन दे दिया, अपना एक चार्टर रिलीज कर दिया कि आज से हम एक स्पेसिफिक फोरम बना रहे हैं जहां पे ये चारों देश आपस में एक साथ मिलकर एक कॉमन सेट ऑफ रीजंस के लिए क्या होंगे, पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर डिबेट, डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस जो हैं वो बेसिकली करेंगे। इसके बाद इसके जो पहली सबमिट होती है ना, 2006 में फॉर्मलाइजेशन होता है, जो पहली सबमिट होती है वो कब वहां पर होता है, तो वो पहली सबमिट हमको देखने को मिलता है कि वो कंडक्ट कराया जाता है रसिया के अंदर। ठीक है, पहला समिट कहां होता है? तो वो बेसिकली होता है रसिया के अंदर। पॉइंट इज दैट सर अभी तो आप ब्रिक को ब्रिक नहीं कह रहे हो, आप ब्रिक्स को ब्रिक्स कह रहे हो, इसमें एस भी लगा हुआ है। एस एज इन क्या हो रहा है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की एंट्री कब होती है? तो याद रखना साउथ अफ्रीका की अगर एंट्री के बारे में बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका ने यहां पर एंट्री मारा था इन द ईयर 2010। 2010 में जो साउथ अफ्रीका है उसका इंक्लूजन किया गया था। 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका बेसिकली एक्सेप्ट किया गया था एज अ फुल मेंबर, एंड ग्रुप जो है जो अभी तक ब्रिक था वो ये ग्रुप क्या होता है, उसके बाद ये ग्रुप बन जाता है ब्रिक्स। तो 2009 में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, 2006 में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, सितंबर 2006 का है, देर आफ्टर 2010 में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 10 के बाद जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको याद रखना है ना, वो कौन सा याद रखना है? तो फोर्टलेजा डिक्लेरेशन याद रखना है, 2014 की समिट। 2014 की समिट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी 2014 की समिट में क्या हुआ था, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, जो अभी न्यूज में है, क्यों न्यूज में है? क्योंकि अल्जीरिया जो है वो इसका नया मेंबर के तौर पर इसको एक्सेप्ट हमने यहां पर किया है। ठीक है, तो इसका एडिशन कब हुआ था, इसका फॉर्मेशन एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 2014 में बेसिकली क्या है हमको देखने को मिलता है। देन यहां तक वो इवोल्यूशन की बात है जो आपको याद रखनी है। नाउ वी कम टू कि इस बार जो
नाउ वी कम टू कि इस बार जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग का बेसिकली जो आउटकम है ना, वो आउटकम क्या आया है? तो ब्रिक्स ना अब ब्रिक्स नहीं है। ब्रिक्स के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज दी एक्सपैंडेड ब्रिक्स। क्या वर्ड यूज होता है? वो अब ना एक्सपैंड हो रहा है। पहले ब्रिक्स में लगता था कि मात्र 5 ही हैं, अब ये 5 ना मिसनोमर बन गया। क्योंकि अगर हम 2024 के बारे में बात करते हैं तो कुछ लोगों की एंट्री हुई थी, लाइक ईरान हो गए, यूएई हो गए, इजिप्ट हो गए एंड इथोपिया। 2024 में ये 4 देश जो है वो यहां पर ऐड हुए थे। अभी 2025 की जो मीटिंग हुई है इसमें ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है कि इंडिया जो है वो इंडिया क्या है, अब हमारा मेंबर है। तो बेसिकली ब्रिक्स में अब क्या है, ये एक्सपैंड कर गया। पहले सिर्फ क्या थे, 5 देश थे, अब इसमें क्या है, ईरान भी है, ईरान के साथ यूएई भी आ रहा है, इजिप्ट भी आ रहा है, इथोपिया भी आ रहा है, और साथ ही साथ अब क्या है, इंडोनेशिया भी आ रहा है। तो इसका जो ब्रिक्स का जो साइज है वो पहले के मुताबिक क्या है, वो और ज्यादा क्या है, यहाँ पर इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये वो चीज है ना जो इस साल न्यूज में नहीं है, पिछले 1 आध साल से अब कंटिन्यूस आप मान सकते हैं कि डेवलपमेंट में रहा है, न्यूज में रहा है। ठीक है, नाउ अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया को भी इनविटेशन दिया गया था कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लेकिन अब सऊदी अरेबिया ने उसको मना कर दिया है कि वो इस ग्रुप को क्या है, वो ज्वाइन नहीं कर रहा है। अर्जेंटीना भी था, लेकिन अर्जेंटीना भी यहाँ पे क्या है, वो बाहर निकल गया, उसने भी अभी तक क्या है, ज्वाइन नहीं किया है। तो कौन कौन ज्वाइन हुए, ईरान, यूएई, इथोपिया एंड इजिप्ट। अभी कौन आया है नया एडिशन 2025 में, तो वो हमको इंडोनेशिया देखने को मिलता है। नाउ इसके अलावा और डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं, पहला तो अलग अलग हेडिंग्स में ना अलग अलग चीजें हमको देखने को मिलती हैं। नंबर 1 जो हमको देखने को मिलता है दैट इज रिफॉर्मिंग ग्लोबल गवर्नेंस, दैट इट ब्रिक्स कॉल फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक टू रिफ्लेक्ट करंट ग्लोबल रियलिटीज। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, आज के डेट में बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है तो एक चीज बेसिक्स इकोनॉमी में हर एक बंदा आपको पढ़ाएगा कि वर्ल्ड बैंक इज बेसिकली डिपेंडेंट। आई थॉट समवन इज नॉकिंग। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक जो है ना वो यूएसए डोमिनेंट हो जाता है। अगर आईएमएफ के बारे में बात करते हैं तो वहां यूके का जो डोमिनेशन है वो वहां पे उसका डोमिनेशन देखने को मिलता है। सो इट इज दैट डिसीजंस में यहाँ पे मल्टीलैटरल ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे डिसीजंस हो नहीं पा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देख लो, उसमें रिफॉर्म्स का बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल गवर्नेंस के लिए हमने जितने भी प्लेटफॉर्म बना के रखे हुए हैं उनमें रिफॉर्म करो, रिफॉर्म करने की जरूरत है। सेकंड, चाइना एंड रशिया रीअफर्म सपोर्ट फॉर इंडिया एंड ब्राजील परमानेंट यूएनएससी मेंबरशिप। सेकंड, पहला क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको याद रखना है वर्ल्ड बैंक को चेंज करो, आईएमएफ में चेंजेस लाओ, प्लस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किसको किसको ऐड करो, तो इंडिया को ऐड करो, साथ ही साथ जो ब्राजील है इस ब्राजील को हमको क्या करना है, ऐड करना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो यहाँ पे दे रखा है दैट इज द इंक्लूजन ऑफ इंडोनेशिया, जो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। देन सर आगे बढ़ते, नाउ अगला चीज आता है दैट इज एआई गवर्नेंस। एआई, चैट जीपीटी यूज करते हैं, आंसर सही देता है, हाँ। क्या चैट जीपीटी का क्या बेसिकली किसी भी एआई सिस्टम का इनएथिकल यूज नहीं हो सकता है? पर्टिनेंट है, किसी का भी जो इनएथिकल यूज है वो कहीं पे भी हो सकता है। तो बेसिकली ये बात कर रहा है कि जो एआई गवर्नेंस है उसको हमको मजबूत करना है सो दैट जो इनएथिकल या फिर एब्यूज ऑफ एआई है ना हम उसको कंट्रोल कर सकें। डन। फोर्थ इज क्लाइमेट फाइनेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। जो क्लाइमेट फाइनेंस है ना ये बेसिकली हमको इंपॉर्टेंट है। क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस कॉल्ड फॉर कंसेशनल, प्रिडिक्टेबल एंड एक्सेसिबल फंड्स फॉर डेवलप नेशन, लॉन्च ऑफ ब्रिक्स क्लाइमेट रिसर्च प्लेटफॉर्म। इट मींस एक चीज है जो हमारे लिए नया इंस्टीट्यूशन बन रहा है कि जो ब्रिक्स क्लाइमेट रिसर्च प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली क्या है। ठीक है, क्या करता है, तो द ब्रिक्स क्या कर रहा है, क्लाइमेट रिसर्च प्लेटफॉर्म इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव अमॉन्ग ब्रिक्स कंट्रीज एम्ड एट एडवांसिंग क्लाइमेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इट फोकसेस ऑन ज्वाइंट रिसर्च, scientific collaboration and knowledge sharing to address climate changes and promote sustainable development। अब थोड़ा सा ना ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज आ रहे हैं देखो, और वहां पे जैसे इंडोनेशिया आ रहा है। ठीक है, इंडोनेशिया आज के डेट में जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उसको लेके ज्यादा वल्नरेबल है कि नहीं है, कैसा है वहां पे, उस रीजन में हमको देखने को मिलते हैं। इवन इंडिया का बात कर लो ना,
साइक्लोन्स आते हैं तो इंडिया सिवियरली इंपैक्ट हो जाता है, खासतौर पे ईस्ट कोस्ट जो है, उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, वहां पे हमको देखने को मिला। तो बेसिकली ये जो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव हो रहे हैं, ये ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर कितने हो सकते हैं, आगे आने वाले समय में और कितना ज्यादा इसका जो लेवल है बढ़ सकता है, और उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो इसको लेकर आपस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो ब्रिक्स क्लाइमेट रिसर्च प्लेटफॉर्म के तौर पे बनाया गया। कौन कौन देश हैं, तो जितने भी ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज हैं वे सभी यहां पर बैठकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य करेंगे, डेटा शेयरिंग करेंगे, नॉलेज शेयरिंग करेंगे, सो दैट क्लाइमेट चेंज के लिए ये सारे कंट्रीज खुद को मजबूत बना सके, मिटिगेशन फैक्टर जो है उसको वो हाई कर सके। डन। नाउ इसके अलावा कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है, तो पहला एक आता है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, बेसिकली अगर हेल्थ सेक्टर के अगर हम बारे में बात करते हैं तो ब्रिक्स लॉन्च दी पार्टनरशिप फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सोशली डिटरमाइंड डिजीज। इतना नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना है कि कौन सी ब्रिक्स अभी जो समिट हुआ है उसमें कौन सी बीमारी को पूर्णतः समाप्त करने के लिए रीजन में एक एग्रीमेंट हुआ है, तो दैट इज बेसिकली फॉर दी ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद हम बात करते हैं पीस एंड सिक्योरिटी के लिए क्या हुआ है। पीस एंड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, एक हमको देखने को मिला है कहां पे, दैट इज रिगार्डिंग जो इजराइल और फलस्तीन वाला जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस रीजन में। ठीक है, क्योंकि आप देखो ना ईरान का एडिशन हुआ था, ठीक है, सऊदी अरेबिया को हम बुला रहे थे, तो बेसिकली यहां पे ब्रिक्स ने कहा है जो टू नेशन थ्योरी चलता है ना, टू स्टेट सॉल्यूशन चलता है ना, उसको ब्रिक्स समूह ने यहां पर बैक किया है। बैक किया है तो याद रखना ये बेसिकली क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया स्टेट्स दैट टेररिज्म मस्ट बी रिजेक्टेड ऑन प्रिंसिपल, नॉट ट्रीटेड एज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। एक और चीज हुई है इस ब्रिक्स समिट में, पिछले बार पहलगाम याद है, हाँ, उसके बारे में सारे कंट्रीज ने खुलकर बोला है कि बेसिकली वो जो एक्ट था इंडिया के अगेंस्ट में, हम उनको सिवियरली कंडेम करते हैं, हम उनके अगेंस्ट में खड़ा हो रहे हैं। दैट इज नॉट अ समथिंग जो यहां पर होना चाहिए था। इसका मतलब है ब्रिक्स इज वन प्लेटफॉर्म जिसको हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं ग्लोबल प्रेशर क्रिएट करने के लिए ओवर पाकिस्तान, जो वो टेररिज्म के एक्ट्स कर रहा है। आता है ना रेलेवेंस क्या है ब्रिक्स का, तो उसके रेलेवेंस में हमको डालना पड़ेगा कि इस बार ब्रिक्स में ये चीजें जो है वो चीजें हमको सामने आकर देखने को मिली है। डन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, एक चीज है कि यहां पे इन्होंने एक चीज आई थी जो यूरोपियन यूनियन लेकर आया था, उसका नाम था बेसिकली हमको देखने को मिलता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, दैट इज CBAM। ठीक है, अब ब्रिक्स समूह ने ना कहा है कि भाई साहब ये चीज गलत है। पॉइंट इज दैट ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है ये है क्या, ये कहता था, सुनो बेसिकली ये क्या कह रहा था, अगर हम CBAM को देखें ना, तो अगर हम मानो इंडिया का कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और इंडिया के प्रोडक्ट को अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इंडिया के प्रोडक्ट का बेसिकली अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर इंडिया के प्रोडक्ट का अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमारा जो पॉल्यूशन होता है, जो कार्बन इमिशन होता है वो ज्यादा होता है। यूरोपियन यूनियन में कार्बन इमिशन क्या है, कम है। ठीक है, प्रॉब्लम सब वो डेवलप्ड है, उनके पास नई टेक्नोलॉजी है। हम कोल को फेज डाउन कर सकते हैं, कोल को, कोयला को फेज आउट नहीं कर सकते हैं। अगर फेज आउट कर देंगे तो एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा हमारे यहाँ पे। तो वहां पे हमारे जो एक्सपोर्ट्स जा रहे थे ना, उनके अगेंस्ट में ट्रेड बैरियर्स क्रिएट किए जा रहे थे। तो ब्रिक्स समिट अभी जो आया है उसमें साफ तौर पे, खुले तौर पे क्या है, जो CBAM है ना उसको रिजेक्ट किया है। कहा गया है कि इस प्रकार के कार्य जो है वो आप नहीं कर सकते हैं, ये एक प्रकार का क्या है, ट्रेड बैरियर के तौर पर हम क्या है इसको देखेंगे। तो अगर स्टेटमेंट आता है कि CBAM के फेवर में कहा है, फेवर में नहीं कहा है। इजराइल वगैरह किसी के फेवर में कहा है, टू स्टेट थ्योरी के अगेंस्ट में कहा है, टू स्टेट थ्योरी के फेवर में कहा है। क्लाइमेट रिसर्च प्लेटफॉर्म को बनाना है, इंडोनेशिया को हमने ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पांचवा चीज जो मैंने बताया, जो ट्यूबरक्लोसिस है, उस ट्यूबरक्लोसिस को हमको क्या करना है, पूर्णतः समाप्त करना है। डन। ये वो 5 मेजर चीजें हैं जो हमको ब्रिक्स समिट के अंदर क्या है देखने को मिलती है। एक और चीज आई है रिगार्डिंग द इमिशन ट्रेडिंग। अभी था ना कि इमिशन ज्यादा कर रहे हो, कार्बन उत्सर्जन जो है हमारे उद्योगों का ज्यादा है, तो उस कार्बन उत्सर्जन के लिए ना ब्रिक्स अपना खुद का कॉमन कार्बन मार्केट जो है ना उसको डेवलप करने के बारे में बात किया गया। तो छठा चीज क्या हुआ कि ब्रिक्स का अपना कार्बन मार्केट है, उसको हमको जनरेट करना है। पॉइंट इज कि कार्बन मार्केट जो होता है ना, वो बेसिकली कार्बन मार्केट आपको होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए। तो कार्बन मार्केट में आप देख रहे हो, ये रेड लाइन दिख रहा है, ये रेड लाइन दिख रहा है सभी को। मान लो ये एक इंडस्ट्री है, ये एक दूसरा इंडस्ट्री है,
इंडस्ट्री उत्पादन करेगा, कार्बन उत्सर्जन होगा, कार्बन इमिशन होगा, ये भी उत्पादन करेगा, कार्बन इमिशन होगा। हमने ना एक लेवल सेट कर दिया मानो समझने के लिए कि इसके अगर ऊपर, इसके अगर आपने नीचे किया तो आपको कार्बन क्रेडिट मिलेगा अगर आपने उत्सर्जन कम किया, और अगर आप ज्यादा कर रहे हो तो इट इज लाइक कि आपको खरीदना पड़ेगा। इसका ना मानो हमने बोला था कि आपको यही लेवल तक जाना था, इसने ज्यादा कर दिया, इमिशन ज्यादा कर दिया, इसने इमिशन क्या किया है, कम किया है, तो हम इसको क्या देंगे, कार्बन क्रेडिट देंगे। अब बेसिकली ये बंदा क्या कर सकता है कि यहां पे इसने कार्बन क्रेडिट अर्न किया ना, तो ये जो इमिटर है, ठीक है, इसको क्या करना होगा, बस ओवर कर रहा हूं, ठीक है, ये जो इमिटर है ना, इस इमिटर को इससे कार्बन जो क्रेडिट है ना, ये कार्बन क्रेडिट परचेज करना होगा, ठीक है। तो इसने क्रेडिट इसको बेच दिया, क्रेडिट इसने बेच दिया, इसका मतलब क्या है, इसके पास जो उत्सर्जन जिसने अधिक किया था उसके अगेंस्ट में इसने कॉम्पनसेट कर दिया, क्रेडिट खरीद लिया, और इसने जो यहां पर बचाया था उसके अगेंस्ट में हमने इसको क्या मिला, इंसेंटिव मिल गया। तो बेसिकली अभी तक ब्रिक्स का अपना कार्बन मार्केट नहीं था जहां पे इमिशन ट्रेडिंग हो सके। अब ब्रिक्स अपना जो है एक नया जो कार्बन मार्केट है उसको डेवलप करने जा रहा है। डन। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो देखने को मिला है। दो सबमिट पिछले दो क्लास में पढ़े हैं, याद रखना दोनों सबमिट इंपॉर्टेंट है। ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है, तो ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से ना रिकरिंग न्यूज है, कंटिन्यूस करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं इन सम फॉर्म और दी अदर देखने को मिल रहा है। डन। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, मई का सेकंड पार्ट करेंगे एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो होंगे उसको डील करेंगे। यस।